दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि पिछला वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। आज की कुंडली में हम देखेंगे कि कैसे राजयोग दिखने वाली कुंडलियों में भी परेशानियां देखने को मिलती हैं। ये जो कुंडली है, ये किसी दोस्त ने शेयर की थी। उनके कोई पहचान में है और उनका कहना था कि अभी कुछ समय पहले इनके ऊपर कोर्ट केस हो गया है और अभी ये जेल में है। और कुंडली को देख के उनको लगता था कि इस कुंडली में तो सब कुछ बहुत अच्छा है। फिर उन्होंने यही सवाल किया कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि ये कुंडली होने के बाद भी एक जेल की तरफ इंसान को जाना पड़ा। तो अब हम इसमें बेसिकली जो देखेंगे वो देखेंगे प्रोफेशन वाले चार्ट को या प्रोफेशन वाले घर को देख के हम पहले कोशिश करेंगे कि आखिरकार इस इंसान को जेल यात्रा तक क्यों जाना पड़ा। इस कुंडली में हम देखें तो हमें एक नंबर लिखा हुआ मिलता है पहले घर में। वहाँ पे जो भाव मध्य आएगा, मिड पॉइंट आएगा, वहाँ पे लगन उदित हो रहा था 6 डिग्री का एरीज राशि यानी मेष राशि में। वो है अश्विनी नक्षत्र में। अश्विनी नक्षत्र के जो स्वामी होते हैं वो होते हैं केतु देवता। मैंने पिछले वीडियो में ही आपको बताया था कि केतु जो है वो सिंक यानी कि अपनी कोई भी एनर्जी को अपने अंदर समेट लेने की क्षमता रखते हैं। इस कुंडली के अंदर जो ये लगन है, उस लगन के जो नक्षत्र देवता केतु हैं, ये 10वें घर में मौजूद है, 10वें घर के स्वामी शनिदेव के साथ। तो जब केतु 10वें घर में आ गए हैं तो इनको क्या चीज़ एब्जॉर्ब करनी चाहिए? 10th हाउस की जो एनर्जी है उसको एब्जॉर्ब कर लेना है और साथ ही साथ शनि की जो एनर्जी है इसको भी एब्जॉर्ब करना है। अब हम क्या मानेंगे? हम ये मानेंगे क्योंकि हमारे लगन के नक्षत्र स्वामी केतु का संबंध शनिदेव से बना है, तो इस कुंडली के अंदर लगन का संबंध कर्म से बना हुआ है। सबकॉन्शियस माइंड पहले शनि के साथ जुड़ा है और कर्म के साथ जुड़ा है। ये पहली चीज़ हमें ध्यान रखनी है। लगन के नक्षत्र का जो भी स्वामी है उसका कॉम्बिनेशन कनेक्शन किसके साथ है? क्योंकि ये सेम हाउस में है और उसी हाउस लॉर्ड के साथ है, तो यहाँ पर स्ट्रांगली केतु का कनेक्शन शनि और कर्म भाव दोनों से बहुत स्ट्रांग है। इनका मतलब हो गया कि जो हमारा माइंड है, हमारा बेसिक इंस्टिंक्ट है, हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, वो प्रोफेशन से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है। क्योंकि हमें किसी भी चीज़ को होने के लिए यहाँ तक आना है, ये हमारा लग्नेश ही लेकर आता है। तो इनको इनके लग्नेश ने कर्म तक लेकर आया, वहाँ तक खड़ा किया। अब बात करते हैं कि जो पहला भाव है, इस पूरी राशि के स्वामी है मंगल। मंगल यहाँ पे नीच के हैं, तो ये जो चीज़ दर्शा रहा है, ये दर्शा रहा है पहला भाव। पहला भाव जो होता है वो खुद का होता है यानी कि सेल्फ होता है। तो कहीं ना कहीं जो पर्सनैलिटी है, पर्सनैलिटी में कोई वीकनेस, क्योंकि मंगल जो है वो नीच राशि में जा चुका है, तो ये पर्सनैलिटी की वीकनेस को शो करता है। एक तरफ से तो हम देखें, जो लग्नेश है वो स्टेटस के घर में जाता है, स्टेटस के स्वामी के साथ जुड़ता है, कहीं ना कहीं पहले स्टेटस देगा। और दूसरी तरफ पे जो फिजिकल हेल्थ होगी उसका स्वामी क्योंकि नीच राशि में गया है, तो कहीं ना कहीं अपनी जो एक हेल्थ है या अपनी जो एक इमेज है, वो दोनों के ऊपर थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। साथ ही साथ मंगल के ऊपर राहु का प्रभाव है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि राहु जो है वो हमारे लिए एक बूस्टर का काम करता है। तो राहु जो है ये मंगल के नेगेटिव प्रभाव को ही बढ़ा देगा। कारण क्या है कि राहु अपनी तरफ से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या मैग्नेटिक फील्ड्स को जनरेट कर रहा है, वो उस समय नीच के मंगल की तरफ जा रही थी। नीच का मंगल का मतलब क्या हुआ कि उस समय मंगल जो था वो पृथ्वी से काफ़ी दूर था, लेकिन राहु की एनर्जी ने उसके ऊपर असर किया और ये जो इसकी नीचता है इसमें भी बढ़ावा हो गया, यानी कि इसकी एनर्जी के ऊपर ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट जो ये इसकी एनर्जी दे सकती थी उसको राहु ने और ज़्यादा बढ़ा दिया। तो यहाँ तक तो जो चीज़ हुई हमारी इस फर्स्ट हाउस के बारे में ये बात हुई। अब 10th हाउस पे आइए। 10th हाउस जो है उसके अंदर जो मिड पॉइंट आता है वो 25 डिग्री आता है। जो राशि इसके अंदर आएगी वो क्या होगा कि 9th जो साइन है यहाँ पर, ये अभी भी अंदर एंटर था, इसीलिए जो हाउस का मिड पॉइंट आया है वो सेजिटेरियस धनु राशि से आया है। यहाँ पे आपको ऐसा लग सकता है कि यहाँ तो 10 नंबर लिखा है, तो यहाँ पर जो है वो सेजिटेरियस इस नंबर की राशि क्यों लिखी है?
जिस समय यहाँ पे ये भाव उदित हो रहा था, इसके मिड पॉइंट पर इस राशि की 25 डिग्री आ रही थी। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि भाव का जो मध्य होगा, जो मिड पॉइंट होगा, उसको समझना बहुत ज़रूरी होगा। अब इस मिड पॉइंट में जो नक्षत्र है वो है पूर्वाषाढ़ा। पूर्वाषाढ़ा के जो स्वामी हैं वो हैं शुक्रदेव। अब इस कुंडली में इस भाव के जो मिड पॉइंट है उसके नक्षत्र स्वामी हैं शुक्रदेव। वो अपनी ही राशि में बैठे हैं लेकिन वक्री होके बैठे हैं। वक्री का एक कंसेप्ट है कि इक्वल एरिया को कवर करने के लिए प्लैनेट अपनी एक स्पीड को गेन करता है। ये भी फिजिक्स का एक कंसेप्ट है, मैंने बहुत पहले एक वीडियो में इसको बनाया था। तो जब कोई प्लैनेट अपनी स्पीड को गेन करता है तो उस समय असल में हम ये मानते हैं कि वो दो राशियों को कवर अप करने की कोशिश करता है अपनी उस बढ़ी हुई स्पीड के साथ। तो ये जो शुक्र है, इसको नॉर्मल जो एस्ट्रोलॉजी है उसमें इस तरीके से देखते हैं कि वक्री हुआ ग्रह एक घर पीछे की तरफ जाता है। साइंटिफिक रीज़न ये, क्योंकि इसकी स्पीड बढ़ गई है तो हम इसको मानते हैं ये पीछे से बहुत तेज़ी से आगे की तरफ जा रहा है। ये शुक्र जो है अपनी नीच राशि यानी कि पृथ्वी से दूर जा रहे थे। इसका मतलब है कि जो कर्म भाव का नक्षत्र स्वामी था, हाउस मिड पे जो नक्षत्र आया उसका स्वामी था, वो भी नीचता की तरफ यानी पृथ्वी से दूर जा रहे थे। तो कहीं ना कहीं जो इसमें आत्मा थी वो अपने को पृथ्वी से दूर कर रही थी यानी कि कमज़ोर कर रही थी। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो भाव है वो भाव और भी ज़्यादा कमज़ोर हुआ। 10वां भाव मैंने आपसे कहा था स्टेटस का होता है। अब देखिए इस राशि के अंदर ही नीच के सूर्य के साथ ये कॉम्बिनेशन है। नीच का सूर्य जो है ये क्यों, क्योंकि सूर्य जो है इस पर्टिकुलर समय में पृथ्वी से काफ़ी दूर है। सूर्य बेसिकली रिप्रेजेंट करता है सरकार को। अब 10वें घर जो कि स्टेटस है उसकी आत्मा का संबंध सूर्य से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये जातक सरकारी नौकरी में जाएगा। फिर से समझ लीजिए, 10वें घर की जो आत्मा का संबंध है, मिड पॉइंट के प्लैनेट का संबंध है, उसका सूर्य से जुड़ाव है और सूर्य सरकार का कारक होता है, इसलिए ये जातक सरकारी नौकरी में जाएगा। तो ये सरकारी नौकरी में गए। दोनों ही ग्रह क्योंकि दूर जा रहे थे इसलिए दोनों ही ग्रह कमज़ोर थे, लेकिन कारकत्व जो है वो उसको फिर भी उन्होंने पूर्ण किया, इसीलिए सरकारी नौकरी इन्होंने दी। शुक्र यहाँ पे अपनी राशि का दिख रहा है, इसीलिए इसमें थोड़ा सा बल जो है वो कंट्रोल्ड है यानी कि नॉर्मल कंडीशन है। भले ये दूर जा रहा है लेकिन इस समय इसकी अपनी राशि होने के कारण इसमें जो बल है वो मेंटेन था। तो इसने तो अपना काम कर दिया, सूर्य के साथ मिलकर सरकारी नौकरी दे दी और शनि जो है वो 10वें घर में बैठे हुए हैं। अब देखिए जो नॉर्मल एस्ट्रोलॉजी है उसके हिसाब से इस कुंडली में क्या क्या योग फॉर्म हो रहे हैं। एक योग तो फॉर्म कर रहा है ये शनि खुद, क्यों, क्योंकि केंद्र का स्वामी केंद्र में बैठ गया। तो ये दर्शा रहा है किस बात को, शश राजयोग को। पंच महापुरुष राजयोग में एक राजयोग होता है शश यानी कि शासक। दूसरा जो है वो है शुक्र। शुक्र भी अपनी राशि है और केंद्र में बैठे हैं, ये दर्शाएगा मालव्य योग यानी कि बहुत सारा पैसा। ये तो नीच का हो गया तो इसका कोई योग फॉर्म नहीं हो रहा। जो धन भाव है, अर्निंग का भाव है, वहाँ पे चंद्रमा और गुरु का योग है जिसके हम कहते हैं गज केसरी योग। तो इस कुंडली में आप समझ लीजिए दो पंच महापुरुष योग हैं, एक गज केसरी योग है। इसके बावजूद भी इतनी अच्छी दिखने वाली कुंडली जो है वो कहीं ना कहीं परेशानी में चली जाती है और आगे जाके जेल हो जाती है। जेल किस दशा में होती है, वो होती है केतु में, जो महादशा है उसके अंदर, तकरीबन शनि में। इसी दशा के अंदर इनको जेल का पूरा सफ़र देखना पड़ रहा है। अब आते हैं हम इनकी किस्मत की कुंडली में, नवमांश कुंडली में। कभी भी नॉर्मल एस्ट्रोलॉजी होती है तो वो लोग हमेशा कहते हैं कि लगन कुंडली में ग्रह को देखें, फिर लगन कुंडली के बाद ग्रह को नवमांश कुंडली में देखें तो हमें ये पता चलता है कि ग्रह की इंटरनल स्ट्रेंथ कितनी ज़्यादा है। तो एक बार उसको पहले देख लेते हैं। यहाँ पे सूर्य हमें नीच राशि में दिखे, नवमांश में जाके वो सूर्य उच्च के हो गए, 1 नंबर राशि में चले गए। ये जो शनि यहाँ अपने घर के दिख रहे थे जो कि शश महापुरुष राजयोग बना रहे थे, ये नवमांश में नीच राशि के हो गए। इसके बाद आप देखें शुक्र जो हैं वो अपने दोस्त के घर पे ही गए हैं तो कोई इनमें स्ट्रेंथ में प्रॉब्लम नहीं है। जो भाग्य का स्वामी है, अगर मैं नॉर्मल जो नवमांश बनता है उसको देखूं तो गुरु वो
अपनी ही राशि में 8वें घर में बैठे हैं, लेकिन 8वां घर जो है वो अच्छा नहीं माना जाता। तो ये हमारी नॉर्मल चीज़ों को देखने की बात हो गई कि हमने यहाँ पे ग्रहों को देखा, फिर उसको नवमांश कुंडली में देखा वो किन राशियों में है, जिन राशियों में होंगे उसके हिसाब से हम उनकी स्ट्रेंथ की बात कर लेते हैं। लेकिन हमारे काम की बात जो है उसको समझिए। हमारे काम की बात है कि ये किस्मत का जो भाव है, इसके स्वामी है गुरुदेव। आखिरकार किस्मत में ऐसा क्या था कि इनमें जेल जाना पड़ गया, ये परेशानी आ गई। अब देखिए, ये वो कुंडली है जो आपको कोई सा भी सॉफ्टवेयर बना के देगा नवमांश के नाम पर। पिछले जो वीडियो में मैंने कुंडली बनाई थी तो उसमें उनको लगा था कि मैंने कुंडली कुछ बदल दी है। मैंने जबकि उस वीडियो में कहा था कि जो सॉफ्टवेयर नवमांश कुंडली बनाता है मैं वो नहीं ले रहा था, मैं ले रहा था ये जो 9th लॉर्ड जुपिटर है, ये 9th हाउस के जो स्वामी है, मैं उसको बेस बना के कुंडली मानता था। यहाँ पर भी मैंने यही किया। मैंने यहाँ पे गुरु को आधार माना और इसी के तहत ये पूरी की पूरी कुंडली को यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। अब जब मैंने गुरु को आधार माना है तो गुरु जो है अपनी राशि में बैठे हैं, मंगल के साथ बैठे हैं। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है कि किस्मत का मालिक जो है ये मंगल के साथ बैठा है। ये किस्मत का मालिक ये जो मंगल का साथ लेके आया है, ये मंगल लगन कुंडली में लग्नेश है, तो ये योग यहाँ पर अच्छा है, भले ये बुरे भाव में। लेकिन दिक्कत क्या हुई है कि केतु और शनि के कंबाइंड एस्पेक्ट ने इस भाव में मूला नक्षत्र को एनर्जाइज कर दिया है। मैंने पिछले कुछ वीडियो में आपसे कहा था, जब कभी भी मूला नक्षत्र एनर्जाइज होगा तो कहीं ना कहीं इंसान की ज़िंदगी में एक बहुत बड़ी परेशानी लेकर आएगा। तो यहाँ पर भी केतु शनि के कॉम्बिनेशन की कंबाइंड एनर्जी ने यहाँ पे मूला नक्षत्र को क्योंकि एक्टिवेट किया है, इसलिए बहुत ही मैसिव डिस्ट्रक्शन हुआ है। डिस्ट्रक्शन किस चीज़ का हुआ है? शनि और केतु के प्रभाव के कारण जो स्टेटस है उसका डिस्ट्रक्शन हुआ है। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आई कि किस तरीके से इनके किस्मत में ये जो स्टेटस का डिस्ट्रक्शन है वो लिखा हुआ था। इस बात को बहुत अच्छे से समझिए। किस्मत को यहाँ तक काम कराने के लिए इनको इस पोस्ट तक लाना बहुत ज़रूरी था। तो यहाँ तक तो किस्मत ने अपना काम पूरा कर दिया। अब हम देखते हैं कि जो दशमांश कुंडली, क्योंकि प्रोफेशन की बात हो रही है तो D10 चार्ट को देखना बहुत ज़रूरी होता है। ये जो D10 चार्ट है, यहाँ पे जो कैलकुलेशन है वो आपकी जो लगन होती है उसी लगन के हिसाब से की गई। तो इस वाले कुंडली में अगर हम देखें तो इस लगन के ऊपर राहु केतु का प्रभाव है। राहु का प्रभाव जब लगन के ऊपर आया है दशमांश में, तो कहीं ना कहीं एक थॉट प्रोसेस कुछ ना कुछ माइंड में डेवलप हुई है, जिसके कारण से इंसान कोई ना कोई गलतियां जरूर कर देगा। तो इसने नौकरी के क्षेत्र में इनसे गलती करवाई हमें, क्योंकि लगन कुंडली का 10वें भाव को देखना था, तो 10वें भाव के स्वामी थे शनिदेव। हमने शनिदेव को बेस माना और इसके बाद इसी कुंडली को जिस तरीके से लिखे हुए हैं वैसे ही दोबारा से बना दिया। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे सबसे बड़ी मिस्टेक जो हुई है वो क्या हुई है कि जो केतु है वो मूला ही नक्षत्र में आ गया। यानी कि जो दशमांश है, प्रोफेशन को पूरी तरीके से बर्बाद करने के लिए केतु ने मूला नक्षत्र की एनर्जी को चैनलाइज कर दिया। इस कारण से इस इंसान को अपने प्रोफेशन के अंदर, अपने स्टेटस के अंदर एक बहुत बड़ा सेटबैक देखने को मिल रहा है, सिर्फ इस एक केतु के कारण। यहाँ पे अगर हम शनि को देखें तो शनि यहाँ पर बुध के साथ विराजमान है और शुक्र उसे देखते हैं। यहाँ पे क्योंकि ये अपने दोस्त के साथ बैठे हुए हैं और अपने ही राशि में बैठे हुए हैं और अपने ही दूसरे मित्र के साथ उनकी परस्पर दृष्टि संबंध है, इस कारण से हम ये कह सकते हैं कि ये जो डाउनफॉल अभी इनकी ज़िंदगी में आया है इस केतु के कारण, ये डाउनफॉल कुछ समय के बाद जाके जब ख़त्म होगा, यानी कि जब इनकी केतु की दशा ख़त्म हो जाएगी तब जाके ये फिर से राइज करेंगे। और इनका जो राइज होना चाहिए वो मुझे ऐसा लगता है कि अब किसी बिजनेस साइड में होना चाहिए, क्योंकि शुक्र जो आत्मा थी वो 7वें घर से जुड़ी हुई थी। तो उस काम के लिए ये जब अभी रिहा होंगे जेल से, इसके बाद इनकी जो अगली जॉब होनी चाहिए, प्रोफेशन होना चाहिए, वो बिज़नेस होना चाहिए। अब एक और कुंडली होती है जिसे हम कहते हैं D30। ये कुंडली हम तब देखते हैं जब कभी कोई दुर्भाग्य वाली बात आ जाए, यानी कि किसी तरीके की बहुत ऐसी अड़चन आ जाए जहाँ पर
इंसान कुछ समझ ही ना पाता हो। इस कुंडली के अंदर इसे त्रिशमांश कुंडली कहते हैं। किसी भी सॉफ्टवेयर में जब आप देखेंगे तो D30 त्रिशमांश के नाम से मिलेगी। इस कुंडली में एज इट इज़ जो लगन बना था वैसे ही हमने रखा है। हमने यहाँ पर देखा कि राहु और केतु जो हैं वो 8वें घर में आए हुए हैं। 8वां घर जो होता है वो कहीं ना कहीं जेल को दर्शाता है। अब 8वें घर में जो अंतर्दशा थी केतु में शनि की, तो शनि जो है वो इसमें 12वें घर का स्वामी है। 8वें घर में बैठे हुए केतु और 12वें घर के स्वामी शनि की दशा, इसमें जाकर अचानक से ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य आ गया। ये D30 का चार्ट हम सिर्फ तभी देखते हैं जब ऐसी कोई इंसिडेंस आ जाए जिसमें इंसान बहुत ही सडन डाउनफॉल दिखा दे। तो यहाँ पे क्योंकि केतु अष्टम में बैठे थे, इनकी दशा चल रही थी, और जो 12वें घर का स्वामी है शनि, उसकी अंतर्दशा चली, इसीलिए इन दशाओं के अंदर इनका एक डाउनफॉल हुआ। अब जो दोबारा ये राइज अगर होगा तो उस कंडीशन में ये केतु की पूरी दशा चली जाएगी, शुक्र की दशा शुरू हो जाएगी जो कि व्यापार की तरफ इनको आगे लेके जाएगी। मुझे उम्मीद है कि अब आपको समझ में आया होगा कि लगन कुंडली में तो हमने देखने में शश जैसे बड़े बड़े महापुरुष राजयोग थे, मालव्य जैसे बड़े बड़े राजयोग थे, लेकिन हकीकत में कुंडली किसी और दिशा में लेके जाना चाहती थी और वो भाग्य के द्वारा उस दिशा तक लेके चली गई। आप लोगों को भी अपनी कोई कुंडली का विश्लेषण अगर आप चाहते हो कि किया जाए तो आप अपनी डिटेल्स को भी शेयर कर सकते हैं। आगे की वीडियोस में हम आप लोगों की भी कुंडलियों पे विश्लेषण अगर आप चाहेंगे तो ज़रूर करेंगे। आज की वीडियो के लिए धन्यवाद।